रामपुर तिराहा कांड में पीएसी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा। सीएम धामी ने कहा, कोर्ट के निर्णय से राहत, लंबे समय बाद मिला पीड़ितों को न्याय। उत्तराखंड में आचार संहिता लगते ही निर्वाचन आयोग सख्त। 1 मार्च से अब तक करोड़ों रुपए सीज। संयुक्त निर्वाचन सचिव बोले, लगातार जारी रहेगी कार्रवाई। उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिए निर्देश, निर्वाचन आयोग तय करेगा नए गृह सचिव का नाम। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, भाजपा के वॉशिंग मशीन से क्लीन होकर निकलते हैं दागी नेता। रुद्रपुर में पड़ोसी के खर्राटे से युवक हुआ परेशान। थाने तक पहुंची बात, पुलिस ने कार्रवाई की हिदायत देकर छोड़ा। नमस्कार, मैं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो रुक करेंगे देहरादून का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रदेश के 4 आईएएस हुए पदोन्नत। तो ये बड़ी खबर, जहां पर 4 आईएएस को पदोन्नति दी गई है। प्रदेश के 4 आईएएस अफसरों की पदोन्नति की गई है। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और नितिन सिंह भदौरिया की पदोन्नति दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको आदेश की प्रतिलिपि भी दिखा रहे हैं, जहां पर ललित मोहन रयाल और कर्मेंद्र सिंह भी, उन्हें भी पदोन्नति दी गई है। चारों आईएएस को पदोन्नति, सिलेक्शन ग्रेड, वेतनमान मिला है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन 4 अफसरों को पदोन्नति किया गया है। रुक करेंगे खबरों का। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आईएएस शैलेश बगोली गृह सचिव के पद पर है और साथ ही वह सीएम धामी के सचिव का भी दायित्व संभाल रहे हैं। आयोग ने यह आदेश निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लिया है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि नए गृह सचिव के लिए चुनाव आयोग को जल्द ही अधिकारियों के नाम का पैनल भेजा जाएगा। निर्वाचन आयोग ही नए गृह सचिव का नाम तय करेगा। जो ये पॉलिसी है, इसमें हम लोग कैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो चूंकि वन विभाग और राजस्व विभाग के भी कई मसले इसमें आते हैं, तो वन विभाग और राजस्व विभाग की ज्वाइंट कमेटी भी बनाने की इसमें बात की गई है, ताकि विवादों का निस्तारण ससमय और बिना किसी दिक्कत के हो सके। और वन पंचायतों को और अधिक सशक्त करने के लिए, चाहे वो वित्तीय रूप से हो या अधिकारों के रूप में हो, वो सब व्यवस्था भी इसमें की गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग की टीम ने कार्यवाही करते हुए 1 मार्च से अब तक कई लीटर अवैध शराब और 7 करोड़ रुपया सीज किया है। इसी कड़ी में संयुक्त निर्वाचन सचिव नमामि बंसल ने बताया कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। पहली बात तो जो बतानी है वो यही कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रदेश में इसके अनुपालन के लिए विभिन्न जनपदों में अलग अलग टीमों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसकी 24 घंटे की और अब 48 घंटे की रिपोर्ट अवेटेड है। 24 घंटे की रिपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी आ गई है और सभी जगह जैसे जो डिफेसमेंट है उसको हटाने की कार्रवाई और एक्साइज और कैश
सीजर को लेकर के कार्रवाई, ये सभी गतिमान हैं। इसकी रिपोर्ट्स से हम अभी आपको अवगत करा देंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। अल्मोड़ा जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। पोस्टर बैनर हटाने के लिए जिला मुख्यालय में 4 टीमें बनाई गई हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से नगरपालिका इस कार्य में जुटा हुआ है। वहीं नगरपालिका के अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका परिषद द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत समस्त पोस्टर, बैनर जो राजनीतिक हैं, वॉल पेंटिंग इत्यादि सभी होर्डिंग निकाल दिए गए हैं। तो जिस पर लगातार कार्यकर्ता अगर कहीं पर भी कोई हो तो उसको भी लगातार निकालने की कार्रवाई की जा रही है। कितनी टीमें लगी हुई हैं? हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। जगह जगह कोई धारानाला क्षेत्र, लोअर माल रोड, बाजार क्षेत्र, IGT क्षेत्र में लगी हुई हैं। ये कार्य किया जा रहा है। नैनीताल नगर के नवनियुक्त कोतवाली हरपाल सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रेस वार्ता की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से अनुपालन कराया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हरपाल सिंह ने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारियों की ओर से SST और FST की टीमें गठित की जा चुकी हैं, जो 24 घंटे चौकियों पर सघन चेकिंग करेगी। चुनाव के मद्देनजर नगर में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग पर तलाशी की जाएगी। अभी भारत सरकार के जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन आई है उसके अनुरूप ही हमने कार्रवाई करनी है। फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता में सकुशल चुनाव संपन्न कराना है, निर्भीक रूप से और सकुशल रूप से चुनाव संपन्न कराना है। चौकियों में क्या अब आचार संहिता लग गई है और हमारे अधिकारी द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशों में SST और FST का गठन किया जा चुका है। अब 24 घंटे हर पॉइंट पर चेकिंग होगी और जो भी सूचना आएगी उसको फ्लाइंग स्क्वाड काम करेगा। जनपद हरिद्वार में अवैध खनन को रोकने के लिए निजी कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है। निजी कंपनी ने जिले में 13 जगह चेक पोस्ट बनाए हैं। कंपनी ने हरिद्वार में 6, लक्सर और रुड़की में 3 बैरियर बनाए हैं। इसके अलावा एक बैरियर चेकिंग के लिए बुग्गावाला में लगाया गया है। वहीं मामले में खनन अधिकारी का कहना है कि खनन विभाग के पास निजी कंपनी की ओर से किए जाने वाले कार्य का पूर्ण नियंत्रण रहेगा और निजी कंपनियों की तैनाती करने का उद्देश्य भविष्य में बेहतर राजस्व प्राप्त करने का है। हमारे पास का पूरा कंट्रोल है और क्या नाम जो पावर टेक नाम की कंपनी थी जो हमारे नियमों ने पहले भी प्रावधान था, उसके अंतर्गत नहीं टेंडर पॉलिसी के तहत इन लोगों को टेंडर मिला है और इन लोगों को चेक पोस्ट लगे हैं। 13 चेक पोस्ट हमने हरिद्वार में लगाए हैं, बाकी जिलों में भी लगे हुए हैं और हरिद्वार में सभी जगह ये लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जो रॉयल्टी है, डेड रेंट है, जो हमारा रह जाता था, हम क्या नाम अपने राजस्व के सापेक्ष पूरा नहीं कर पाते थे, वो हम उम्मीद है कि पूरा करें। SDM राकेश चंद्र तिवारी ने आंदोलन कर रहे लोगों से तहसील भवन को खाली करने की अपील की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता के चलते SDM ने आंदोलन खत्म करने को कहा, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वहीं प्रशासन ने अब भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों को अन्य जगह शिफ्ट करने की रणनीति शुरू कर दी है। बता दें कि बाजपुर के तहसील परिसर में 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि का मालिकाना हक वापस लेने के लिए भूमि बचाओ आंदोलन 1 अगस्त 2023 से चल रहा है। आज SDM साहब ने जो आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी है और ये बताया कि ये आचार संहिता के दौरान ये आंदोलन जो है किस तरीके से चल सकेगा और आज उन्होंने आचार संहिता की जो जानकारियां वो हम सबको दी हैं और हमने ये तय किया है कि आंदोलन जारी रहेगा लेकिन आचार संहिता का पूरा पालन किया जाएगा। जो कहा गया है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा
कि ये सरकारी कार्यालय में आचार संहिता के दौरान जो है प्रतिबंधित रहेगा आंदोलन का स्थल, तो उसके लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। नैनीताल के कूड़ा डंपिंग जोन मेट्रोपोल में लगे कूड़े के अंबार से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 15 से 20 दिनों से यहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते उनका घरों में रहना दूभर हो गया है। स्थानीय लोग जल्द से जल्द इससे निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका कूड़ा लाकर मेट्रोपोल में कूड़ा डंपिंग जोन में एकत्र करता जा रहा है, जिसके बाद बड़े वाहनों से यहां के कूड़े को शहर से बाहर भेजा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पालिका के बड़े वाहनों में खराबी के चलते कूड़ा नहीं उठ पाया है। कूड़ा इकट्ठा हुआ है मेट्रोपोल में और नगर पालिका द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया गया, जिसमें काफी दूषित हवा आ रही है, जिसमें यहाँ के स्थायी निवासियों का रहना मुश्किल हो गया है और काफी 20-25 दिन हो गए इसको, और कोई इसका सुनने वाला नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसका स्थायी समाधान निकालें। ये नुकसान स्वास्थ्य के लिए नुकसान बना गया है, कूड़े को इकट्ठा किया गया है, जिससे काफी बदबू आ रही है, दूषित हवा आ रही है, तो इसमें यहाँ रहना मुश्किल हो गया। सभी लोग हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, तो आप लोग को इसलिए खबर की हमने कि इसका जल्दी। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के टेंट हाउस में आग लगने का मामला सामने आया, जहां पर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं गोदाम भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। तो ये हमारे टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि किस कारण से आग लगी। लेकिन क्योंकि टेंट हाउस पूरा गोदाम पूरा बंद था, तो शंका यही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही आग लगी होगी। इस समय गर्मी भी ज्यादा है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि हम यहाँ आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन अभी जांच के बाद आगे बताया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के सियासी संग्राम की, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही राजनीतिक दलों में उठापटक शुरू हो गई है। जीत के लिए हर कोई वादे और घोषणाओं से मतदाताओं का दिल जीतने की भरसक कोशिश में लगा हुआ है। 5 लोकसभा सीट वाले उत्तराखंड के मतदाता कई मायनों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। देश में मतदान प्रतिशत में अव्वल गुजरात के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य रहा है, जो इस बार 75% मतदान के लक्ष्य को साधकर नया कीर्तिमान गढ़ने को बेताब है। बीते 3 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो मतदाताओं ने 5 लोकसभा सीटों पर एक जैसा फैसला सुनाया है। बीते 2 चुनाव 2014 और 2019 में भाजपा के सभी उम्मीदवारों को संसद भेजा। 2009 में ऐसा ही मौका कांग्रेस को दिया था। राज्य गठन से पहले और बाद में कई बार ऐसे मौके भी आए जब मतदाताओं ने अपनी गड़ी परिपाटी को एक झटके में तोड़ भी दिया। छोटे राज्य की राजनीतिक सोच और नजरिया लंबे समय से 2 दल भाजपा और कांग्रेस के करीब ही रहा है। क्षेत्रीय दलों ने खुद को ज्यादा करीब साबित करने के लिए स्थानीय और भावनात्मक मुद्दों के साथ मजबूत उम्मीदवारों को भी उतारा, लेकिन आम मतदाताओं की उंगली राष्ट्रीय दलों के बटन पर ही आकर रुकी। हाँ, 2012 के परिसीमन से पहले और राज्य गठन के बाद 2004 में हरिद्वार से समाजवादी पार्टी के सांसद को भी संसद पहुंचाया। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ के मतदाता राज्य में एक दल की सरकार बनाते और सांसद दूसरे दल का चुनकर भेजते। 2002 में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 5 में से 3 सांसद भाजपा के जीते। 2009 में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन उसके सभी सांसद उम्मीदवार हार गए। 2014 में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, बावजूद इसके उनका कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका विश्वास, सबका विकास, सबके प्रयास के सिद्धांत के साथ काम करती है और हमारी डबल इंजन की सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको भी भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व सभी वर्गों को दिया गया है। इसके लिए हमारे 7 मोर्चे बनाए गए हैं, 18 हमारे प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और चुनाव को लेकर के इन 7 मोर्चों को
और हमारे जो 18 विभाग बनाए गए हैं उनको अलग अलग काम दिए गए हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो, समाज के प्रत्येक वर्ग तक हमारे डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां पहुंचे, उसकी जानकारी उनको मिले, इसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम बूथ स्तर तक कार्य में जुटी हुई है। और जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश भर में और देश भर में जो मोदीमय माहौल है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत हम प्रचंड जीत उत्तराखंड से तीसरी बार हम जीतेंगे और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। मतदाताओं का मिजाज भांपने में भाजपा कुछ मायनों में आगे रही। शायद यही कारण है कि लोगों ने अपनी बनाई परिणति और परंपरा को तोड़ना बेहतर समझा और राज्य में 5-5 साल का फार्मूला भाजपा को जिताकर तोड़ा। 2019 में भाजपा के 5 सांसदों को पुनः जिताकर भेजा, जबकि राज्य में भाजपा की सरकार थी। निश्चित ही देखिए, उत्तराखंड क्या पूरे देश में इस समय बेरोजगारी चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी कल को इनका एक कोई सर्वे आया था जिसमें 6000 पद इन्होंने भरे हैं और बड़ी तालियां पीट रहे थे कि हमने 6000 पद भर दिए हैं। 2 करोड़ की बात करने वाले, साल में 2 करोड़ रोजगार देने वाले 6000 पे तालियां पीट रहे हैं। आप देखिए कितने लोगों को कोरोना काल में जो नौकरी लगी थी, हजारों की संख्या में लोगों को बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। और ये ऊंट के मुंह में जीरे का सवाल है। जो 6000 पद दिखा रहे हैं, ये कुछ नहीं, चुनावी माहौल है। 1 साल का समय, 1 साल के अंदर ये भर्तियों को दिखा रहे थे ये लोग, तो ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए दिया है। और उसके बाद अगर एक गलती से अगर जीत जाए तो पता नहीं कितने हजार लोगों को बाहर कर देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। बात करें पौड़ी लोकसभा सीट की। इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 14 विधानसभा सीटों में भाजपा के पास 13 हैं। कांग्रेस के पास एकमात्र बद्रीनाथ सीट थी। इस लोकसभा सीट में एक विधानसभा नैनीताल जिले की रामनगर भी शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस ने भाजपा से पहले अपने उम्मीदवार गणेश गोदियाल की घोषणा की थी। भाजपा ने इस सीट पर इस बार तीरथ सिंह रावत की जगह राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा के जातीय गणित और मतदाताओं के ब्राह्मण ठाकुर फार्मूले में यहाँ ठाकुर मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवार इस बार ब्राह्मण हैं। वहीं बात करें टिहरी लोकसभा सीट की, तो लोकसभा क्षेत्र टिहरी 14 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। इस लोकसभा क्षेत्र की आधी यानी 7 सीट देहरादून जिले में आती हैं। पहाड़ के साथ देहरादून में मतदाता भी निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। देहरादून में मिश्रित आबादी और यूपी के सहारनपुर जिले से सटे होने के कारण विकासनगर, सहसपुर, कैंट का कुछ हिस्सा, राजपुर और रायपुर मुस्लिम आबादी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि शहरी आबादी का फायदा भाजपा को ही मिलता रहा है। भाजपा ने यहाँ राजघराने पर भरोसा जताते हुए फिर से माला राज्य लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने टिहरी में वरिष्ठ नेता और मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह घुनसोला को आजमाया है। इसके साथ ही बात करें सबसे महत्वपूर्ण हरिद्वार लोकसभा सीट की, तो यहाँ 14 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा के पास मात्र 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि अन्य 8 में कांग्रेस के पास 5, 2 बसपा और 1 निर्दलीय विधायक जीतकर पहुंचे। भाजपा ने हरिद्वार में भी बदलाव किया है, जो 2 बार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की जगह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है। परिसीमन के बाद इस लोकसभा क्षेत्र का भी राजनीतिक मिजाज बदला है। यहाँ आने वाले ऋषिकेश, धर्मपुर और डोईवाला विधानसभा क्षेत्रों में पहाड़ी मतदाता निर्णायक माने जाते हैं, जहाँ भाजपा खुद को सहज मानती है, जबकि हरिद्वार की मैदानी सीटों पर अल्पसंख्यक और दलित मतदाता बड़ा फैक्टर बनता है। इस वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा कांग्रेस के अलावा सपा, बसपा और निर्दलीय भी जोर आजमाइश करते रहते हैं। कांग्रेस अभी तक यहाँ उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रबल दावेदार हैं, लेकिन पार्टी अन्य विकल्प भी देख रही है। इसके अलावा अगर बात करें अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट की, तो राज्य की सुरक्षित लोकसभा सीट पर इस बार भाजपा कांग्रेस ने टमटा बिरादरी से चिर प्रतिद्वंदी उतारे हैं। भाजपा के अजय टमटा तीसरी बार से मैदान में हैं, जबकि राज्यसभा सांसद रहे प्रदीप टमटा पर कांग्रेस ने पुनः भरोसा जताया है। बड़े क्षेत्रफल वाली इस सीट पर भाजपा दोनों चुनाव जीती है, लेकिन 5 में जीत का अंतर सबसे कम रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के 9 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 5 विधायक जीतकर आए हैं।
इसके अलावा सबसे खास और अहम मानी जाती है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा। तो यहाँ लोकसभा सीट मैदानी और पहाड़ी इलाके का प्रतिनिधित्व करती है। दो बड़े जिले नैनीताल और उधम सिंह नगर इस लोकसभा के तहत आते हैं। भाजपा ने एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। इस सीट के लिए कांग्रेस युवा उम्मीदवारों पर विचार कर रही है। नैनीताल सीट कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन भाजपा ने जब से जीत दर्ज कराई है तब से कांग्रेस के दिग्गज भी वापसी नहीं करा पाए हैं। लोकसभा क्षेत्र की 14 सीटों में यहां 9 भाजपा के पास और 5 कांग्रेस के पास हैं। बहरहाल मतदाताओं का मिजाज इस बार किस करवट बैठता है और क्या समीकरण रहते हैं, ये तो चुनावी माहौल ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी कर दिग्गजों को अपने पाले में ले आई है, उससे कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। वहीं भाजपा के अनुसार उनके तर्कश में और भी तीर हैं, जो पूरे चुनावी माहौल को बदल सकते हैं। तो कांग्रेस के तर्कश के तीर फिलहाल जंग खा रहे हैं। देहरादून से टीवी 24 के लिए योगेश शैली की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का सिलसिला लगातार बढ़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस अब बीजेपी को लेकर सवाल उठा रही है। हाल ही में कांग्रेस के सिटिंग विधायक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि भाजपा ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जिसमें डालने के बाद दागी कहे जाने वाले नेता क्लीन होकर निकलते हैं। वहीं भाजपा में शामिल होते ही वही नेता पाक साफ हो जाते हैं। दहाड़ता हुआ जो शेर सा दिख रहा था 10 घंटे पहले, वो रातों रात में एक भेड़ के बच्चे की तरह मिमियाने लगा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज मेरे को आज देखने में अपने जीवन में मिली है कि दिन में आदमी दहाड़ रहा है और रातों रात वो मिमियाने लगा हो। तो ये बीजेपी कर सकती है। उनकी वॉशिंग मशीन का ऐसा कमाल है। मोदी जी ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया और एक ऐसी मशीन बनाई है कि मुकदमे दर्ज करो और मुकदमे के बाद वो लोग जब उनकी वॉशिंग मशीन में घुस जाए और मोदी जी का वॉशिंग पाउडर उसमें पड़ जाता है तो क्लियर बाहर निकलता है। देखना है कि जिनके ऊपर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं या ईडी की जांच जिन पर बैठी है, वो वॉशिंग मशीन में जाने के बाद क्लियर निकलते हैं या वो दोषी निकलते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं में कई सिटिंग और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बात को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने नेताओं पर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उन्हें डरा रही है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सफाई दी है और कहा है कि जो भी लोग करप्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कोई करने का हुआ नहीं। ईडी और सीबीआई पहले से भी है और ईडी सीबीआई किसको करती है ये सबको पता है। इसका मतलब उनके लोगों ने भ्रष्टाचार किया हुआ है। लोग कहते हैं उससे डरते, तो ऐसा नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है उसके यहाँ ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, वो किसी दल में रहो। लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ना सीबीआई तंग करती है ना ईडी तंग करती है। उत्तराखंड में लगातार भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है, जहां कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं पूर्व में देहरादून के बद्रीनाथ विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी ने बीते दिन दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ले ली और साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में हो रहे विकास से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने की भी बात कही है। पार्टी के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई है। और निश्चित रूप से मोदी जी के जो सपने हैं, एक मजबूत भारत का निर्माण करना और उनका जो नेतृत्व क्षमता है, उससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। और मोदी जी ने देश की प्रगति करने का, विकास करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, करोड़ों लोग आज उनकी राह ताक रहे हैं कि किस तरह से देश प्रगति कर रहा है, उन्नति के पथ पर जा रहा है और आम लोगों को जो सुविधा हो रही है, विकास हो रहा है, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। हरिद्वार लोकसभा सीट पर सांसद की दावेदारी कर रहे उमेश कुमार रविवार को जलामपुर में आयोजित एक
क्रिकेट टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट पिच पर बैटिंग में जमकर हाथ आजमाए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता उनके साथ है, वे भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता इन चुनावों में परिवर्तन का मूड बना चुकी है और इस बार विरोधियों को धूल चटाएगी। जिस तरीके से पहले भी जनता ने चुनाव लड़ा था, इस बार भी जनता खुद लड़ने को चुनाव तैयार है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े युवा साथी जो हैं उनमें एक जुनून है। इस बार वो चाहते हैं कि सांसद हरिद्वार का हो। हमें दिल्ली से बटन दबाया हुआ सांसद नहीं चाहिए, सांसद चाहिए हरिद्वार का, जो जीतने के 5 साल क्षेत्र में रहे लोगों के बीच में। चंपावत जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सोमवार से जीजीआईसी सभागार में 3 दिवसीय सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट का मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसी दौरान जिले के सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट ने प्रतिभाग किया। वहीं जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि 489 सेक्टर और 489 जोनल मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी हैं और जो मतदान अधिकारी प्रथम हैं, ये लगभग 489 पीठासीन हैं और 489 हमारे PO1s हैं, जिनको आज यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये 3 दिन तक चलेगा जो ये प्रशिक्षण है हमारा 18, 19 और 20 में। 2 चरणों में इसका जो है प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। एक सेशन में थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर उनको सेकेंड हाफ में जो है EVM VVPAT का जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण, जो हैंड्स ऑन प्रशिक्षण है, वो प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सोमवार को नारायणगढ़ समेत धराली में जनसंपर्क किया। गोदियाल ने धराली के बाजार क्षेत्र में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। इसके बाद उन्होंने देवाल बाजार में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गोदियाल बीजेपी पर जमकर बरसे और महंगाई, बेरोजगारी समेत अग्निवीर भर्ती पर मोदी सरकार को घेरा। आगे कहा कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएगी। गढ़वाल में एक बार फिर जो बाय इलेक्शन इंदिरा जी के समय हुआ था बहुगुणा जी का, और बहुगुणा जी ने सत्ता के खिलाफ ललकार दी थी, तो आज वो ललकार फिर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सब लोगों का प्रतिसाद जो मुझे मिल रहा है वो निश्चित रूप में हमें जो है भरोसा देता है, ताकत देता है कि मैं बहुगुणा जी के पद चिन्हों पर चलकर फिर एक बार गढ़वाल क्षेत्र की आवाज को दिल्ली की संसद में बुलंद करूं। हल्द्वानी में आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला सामने आया है। दरअसल सभी विभाग में लगे सरकारी विज्ञापनों को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हल्द्वानी में बने सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल में सरकार की योजनाओं का प्रसार का विज्ञापन लगा हुआ था, जिसकी जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति ने रिटर्निंग ऑफिसर को दी, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसी संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए थे कि जो उसकी SOP है उसके तहत 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से सभी प्रकार की जो सामग्री है जो कि प्रतिबंधित है उसे हटाए जाना है। इसी क्रम में एक हमें कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।